सौरभ जिसकी उम्र लगभग 21 साल रहती, वो एक इंटर्नशिप की नौकरी कर रहा था जिससे कि 15-20 हजार रुपए मिलते, जिसमें कि उसकी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही थी। एक बहन जो कि जवान थी, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। माँ जो कि ज्यादातर बीमार रहती थी। पिता इस दुनिया में नहीं थे और घर की सारी जिम्मेदारी सौरभ के ऊपर रहती। एक दिन सौरभ बड़ा ही परेशान रहता है और बड़ा ही उदास रहता है। एक सब्जी के ठेले से सब्जी खरीद रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लगभग 70 से 71 साल की महिला जिस पे पड़ती है। जब उस महिला पे सौरभ की नजर पड़ती है तो महिला मुस्कुराते हुए सौरभ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत ही परेशान हो। सौरभ चौंकाई हुई नजर से उस महिला को देखता है कि आखिर इसको हमारे तकलीफों के बारे में कैसे पता। अब वो धीमे स्वर में, जो 71 वर्षीय महिला रहती है, उस सौरभ से कहती है कि ऐसा है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। तुम्हारी बहन शादी की योग्य हो चुकी है। तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं और तुम महज 15 से 20 हजार की नौकरी करते हो, जिसमें कि ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही। सौरभ बेहद हैरान होता है कि ये कौन महिला है जो कि मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में इतना कुछ जान रही है। सौरभ अभी कुछ कह पाता इससे पहले वो जो 70 से 71 साल की महिला होती है सौरभ से कहती कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं सारी जिम्मेदारियों को पूरी कर दूंगी। सौरभ बड़ा ही चौंकता है कि एक महिला जिसकी हमारी उम्र से लगभग तिगुने का फर्क हो, वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही है। वो चौंक के उसकी तरफ देखता है। बाकी वो कहती है कि चौंको मत, तुम्हारे पास वक्त है, सोच समझ के कल बता देना। इसके बाद सौरभ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिर ये कौन महिला थी जिसकी उम्र इतनी थी और इतनी छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी का प्रस्ताव रखती है? तो इस कहानी को पूरा जानते हैं, पूरा समझते हैं, इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव, यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूं, है तो बड़ी इंटरेस्टिंग। बाकी इसमें लालच, धोखा और फरेब, ये सारी चीजें मिलेंगी और साथ ही ये कहानी बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली कि लोग कब किसकी मजबूरी का कब किस वक्त फायदा उठा लें, ये कोई कह नहीं सकता, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई और रोचक इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आती रहूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र प्रदेश का एक छोटा सा इलाका जहां का रहने वाला सौरभ। सौरभ के परिवार में सौरभ के अलावा सौरभ की बहन नंदनी जिसकी उम्र 24 साल और एक बीमार मां। पिता अमितेश मित्तल जो कि इस दुनिया में होते नहीं, और इसके बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी सौरभ पे आ जाती है। सौरभ जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है, इसके बाद एक इंटर्नशिप, एक छोटी मोटी नौकरी करने लगता है जिससे कि 15 से 20 हजार रुपए मिलते, जिसमें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता। बाकी माँ ज्यादा बीमार रहती, इसलिए दवा में रुपए ज्यादा खर्च हो जाते। महीने में आते आते इस परिवार में तंगी छा जाती। एक तरह से गरीबी में जिंदगी जी रहे। सौरभ के ये समझ में नहीं आ रहा था कि सौरभ अब आखिरकार क्या करे। ऊपर से बहन शादी की योग्य हो चुकी। सौरभ इन सारी चीजों को लेकर बड़ा ही परेशान रहता। बाकी मिला जुला के जिम्मेदारी उसी पे थी, कहे तो कहे किससे दुख। अब एक दिन सौरभ
सारी चीजों को सोच के बड़ा ही उदास रहता है। उदास मन से सब्जी के ठेले पे पहुंचता है। तभी अभी सब्जी ले ही रहा होता है कि एक लंबी सी कार वहां आके रुकती है। उसमें से एक लगभग 70 साल की महिला बाहर निकलती है। उसके अंग पे एक लाइट कलर की साड़ी होती है, हाथ में महंगी वॉच होती है, महंगे सैंडल पहने होती है, हाथ में महंगा पर्स होता है। उस सब्जी के ठेले के पास वो महिला भी जाती है, सब्जी लेने लगती है। बाकी उसका मकसद सब्जी लेना नहीं, बल्कि सौरभ के तरफ मुस्कुरा के देख रही होती है। सौरभ भी ध्यान देता है कि एक महिला कार से उतरी, ठेले के पास खड़ी है। सौरभ भी उसके पास खड़ा था, उसके तरफ देखता है तो देखता है कि महिला मुस्कुरा रही। इसके बाद सौरभ कुछ बोलता है इससे पहले वो जो महिला होती है जिसका नाम सुमित्रा कपूर होता है, सुमित्रा मुस्कुराते हुए सौरभ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही परेशान हो। सौरभ एकटक उसको देखने लगता है। सुमित्रा कहती है कि इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी है। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती है, तुम्हारे पैसे उसके इलाज के लिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि तुम इंटर्नशिप करते हो 15-20 हजार रुपए में। तुम्हारा घर का खर्चा चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया और ऊपर से जवान बहन कब उसके पैर फिसल जाए और कब कुछ गलत कर बैठे, उसकी शादी की चिंता, ये तमाम चीजों में तुम लड़ रहे हो। जब सौरभ इतना सब सुनता है तो सौरभ बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये कौन महिला है, आज से पहले तो इसे मैंने देखा नहीं और ये हमारे परिवार के बारे में इतना कुछ जानती। सौरभ उससे चौंकाई हुई नजरों से पूछता है कि अच्छा, आपको इतना सब पता है, तो आप कौन है और कहाँ आप रहती हैं, क्या नाम है? सुमित्रा कहती है कि इतना सब जानने की कोशिश ना करो, मेरा नाम सुमित्रा कपूर है, इतना ही जानो। और जैसे ही वो कपूर इंडस्ट्री का नाम लेती है, अब सौरभ भी जान जाता है कि ये लग रहा है कि और जो बहुत बड़ी कंपनी है कपूर इंडस्ट्री, उसकी ये मालकिन है। सौरभ कहता है कि इतना कुछ आप मेरे बारे में कैसे जान रही हो? कहती है कि जानकारी रखनी पड़ती है, पर तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर जो तुम उस ऑफर को कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। तुम्हारी माँ के दवा का खर्च, अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट और तुम्हारे बहन की वो एक ऊंचे घराने में शादी। जैसे ही सौरभ ये बात सुनता है, सौरभ कहता है कि मुझे क्या करना होगा। सुमित्रा देवी कहती है कि ऐसा है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सौरभ चौंक उठता है कि एक बुजुर्ग महिला एक 20 से 21 साल के लड़के के साथ शादी करने के लिए कह रही। सुमित्रा कहती है कि ऐसे चौंको ना, तुम्हारे पास वक्त है, कल सोच के अपना फाइनल डिसीजन दे देना। सौरभ वहां से सब्जी लेके तो चला जाता है। बाकी सुमित्रा देवी की एक एक बात उसके कानों में गूंजती रहती है, परेशान रहता है। माँ भी पूछती है सौरभ क्या हुआ, बहन भी पूछती है सौरभ क्या हुआ। सौरभ कुछ बताता नहीं और अगले दिन वो सुमित्रा के बताए गए एड्रेस पे पहुंचता है, जहां की सुमित्रा देवी मानो जान रही थी कि सौरभ आने वाला है। उसके इंतजार में एक सोफे पे बैठी हुई होती है। अरे सौरभ, मुझे पता था कि तुम आओगे, बैठ जाओ। सौरभ उसके बगल में एक सोफे पे बैठ जाता है। इसके बाद सुमित्रा देवी कुछ डॉक्यूमेंट उसके तरफ भेजती हुई कहती है कि ऐसा है कि इनको पूरी तरह पढ़ लो, तुम पढ़े लिखे हो, इसके बाद साइन कर दो और हमारी शादी मात्र कागजी रहेगी। इससे हम लोगों के रहन सहन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सौरभ बिना उन कागजात को पढ़े लगातार जितने भी कागजात रहते हैं साइन करते जाता है। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस 70 से 71 साल की महिला को जब मुझसे फिजिकली रिलेशन भी नहीं रखना है, कागजी तौर पे शादी करना है, तो शादी क्यों करना चाहती है। अब लड़का पूरे डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है। इसके बाद अब कुछ उस घर के नौकर आते हैं, कुछ लोग आते हैं, एक वकील आता है और इन दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज हो जाती है। दोनों कागजी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं, सौरभ और सुमित्रा।
अब सौरभ को उस दिन बड़ी मोटी रकम मिलती है, जिसको लेके जाता है अपने घर वालों के लिए, अपनी माँ के इलाज के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए सारी तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब सौरभ ज्यादातर सुमित्रा के साथ सुमित्रा के हवेली में ही रहता। हवेली देखने में बेहद आलीशान। बाकी उस घर का नौकर राघव, जिसकी उम्र लगभग 60 साल, और कमला जो कि खाना बनाती, जिसकी उम्र 45 से 50 साल, ये दोनों नौकर खास रहते सुमित्रा के इर्द गिर्द ही रहते। अब जब सौरभ को समझ में नहीं आता कि आखिर इस हवेली में इतना सन्नाटा क्यों पसरा रहता है, और सुमित्रा जो मुझसे शादी की बिना वजह के, कोई वजह नहीं है कि मुझसे शादी करके मुझसे क्या वो स्वार्थ पूरा करना चाहती है, इन चीजों को जानने की कोशिश करता। हवेली के एक एक कोने में जाता, बाकी जब भी जाता तो उससे पहुंचने से पहले ही वहां राघव मौजूद होता है, और राघव कहता कि यहाँ आना वर्जित है। अब जब ये बात कहता तो सौरभ चौंक जाता है। एक दिन सौरभ राघव से कहता है कि एक तरह से मानो तो मैं सुमित्रा का पति हूं, और इस हवेली पे उतना ही अधिकार मेरा भी है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। राघव इस चीज से मना करता है, कहता है कि आपको जाना आना इस एरिया में मना है। आप जितने में रहते हो अपनी हद में रहो, हद ज्यादा पार करने की कोशिश ना करो, नहीं तो एक दिन सच्चाई जब सामने आएगी तो होश ही उड़ जाएंगे। अब जैसे ही राघव ये बात कहता है, सौरभ को खटकता है कि आखिर कौन सा सच है जो मैं नहीं जानता। अब उसको जानने के लिए वो लगातार कोशिश करता रहता है। एक दिन रात के लगभग 12 बज रहे होते हैं। सुमित्रा के कमरे से कुछ आवाज आ रही होती है। अब सौरभ सोचता है कि है तो मेरी पत्नी, क्यों ना मैं उसके कमरे के करीब जाके देखूं कि आखिर वो अपने कमरे में कर क्या रही है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, सुमित्रा को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई आ रहा है। वो चुपचाप से एक चेयर पे बैठ जाती है। सौरभ उस कमरे के भीतर जाता है। सुमित्रा कहती है कि तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम आओगे। सौरभ कहता है कि मेरे आने से पहले ही आपको हर बार ये लग जाता है कि मैं आऊंगा, तो आखिर आपने शादी क्यों मुझसे की। अब सुमित्रा के वो बेहद करीब घसकते जा रहा था, और सुमित्रा अपनी गंभीर आवाज में कुछ बात बोल रही थी, जिसको ये सौरभ समझने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा कहती है कि जो दूसरे माले पे एक कमरा बंद है, जिसमें ताला पड़ा है, जिसमें तुम बार बार जाने की कोशिश करते हो, सारे राज वहीं दफन है। जब सौरभ ऐसी बात सुनता है तो तुरंत सुमित्रा से 2 कदम पीछे हट जाता है। अभी सोच ही रहा था कि सुमित्रा के अंगों पे हाथ रखे, उसके शरीर पे हाथ रखे। बाकी जैसे ही राज के बारे में जानता है, तुरंत अपना पैर पीछे करता है और उस कमरे में वो जाता है, जिस कमरे में बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है, वहां कोई लाइट की रोशनी नहीं होती। वो वहां एक लाइट जलाता है। इसके बाद वहां देखने लगता है तो वहां तमाम कागजात पड़े होते हैं, फोटो पड़े होते हैं। फोटो में अमितेश मित्तल, जो कि सौरभ का पिता, और बगल में इस सुमित्रा देवी का पति, जो कि देवेश कपूर होता है। अब जैसे ही अपने पिता को देवेश कपूर के साथ देखता है, सौरभ भी चौंक जाता है। तुरंत उस फोटो को लेकर सुमित्रा के पास आता है। सुमित्रा कुछ नहीं बोलती। बाकी उस सुमित्रा का हाथ पकड़ते हुए, उसको हिलाते हुए कहता है कि आखिर तुमने शादी क्यों की मुझसे, और ये क्या है, मेरे पिता तुम्हारे पति के साथ है। इस पे सुमित्रा कुटिल मुस्कान मुस्काते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता ने मेरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया, मेरे पूरे फैमिली को उजाड़ दिया। अब इसमें सौरभ कहता है कि यानी तुमने मुझसे बदला लिया है। सुमित्रा मुस्कुराते हुए कहती है कि इसमें बुरा क्या है, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब तुम कागजी रूप से मेरे पति हो, दूसरी शादी कर नहीं सकते, इसलिए मेरा बदला पूरा हुआ। सौरभ जब ये बात जानता है तो पूरी तरह से जानने की कोशिश करता है। अब वो राघव से पूछता है। राघव इधर उधर पहले तो देखता है कि कोई उसकी बात को सुन तो नहीं रहा। इसके बाद बताता है कि अमितेश मित्तल और देवेश कपूर ये दोनों अच्छे मित्र थे। बाकी एक समय ऐसा आया कि जब देवेश कपूर अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश में ज्यादा रहते थे, उस समय अमितेश मित्तल, जो कि तुम्हारे पिता,
ये जानते थे कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, जो कि मुझसे बेहद प्यार करते हैं। ये जानते हुए भी वो सुमित्रा दे कपूर के नजदीक आए और उससे नाजायज संबंध बना लिए। वक्त गुजरते रहता है, इधर जो सुमित्रा है वो जी खोल के दौलत अमितेश को लुटाती रही और अमितेश इधर अब लालच में आ जाता है कि अब सुमित्रा देवी तो मेरे कब्जे में है। अगर जो द्वेष कपूर अगर जो इस दुनिया में नहीं रहा तो सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही बन जाऊंगा। इसके बाद अब वो चाल चलता है और एक दिन कुछ ऐसा करता है जिससे कि ये द्वेष कपूर की अपने ही हवेली में मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो ये सारा नाज सुमित्रा कपूर जान जाती है कि अमितेश कुछ ऐसा किया है जिससे कि उसके पति की मौत हो गई। जब ये बात जानती है तो अमितेश से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें जी खोल के दौलत भी लुटा रही थी और प्यार भी लुटा रही थी। अमितेश कहता है कि अब सोचना क्या है, अब तो द्वेष इस दुनिया में नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हारी प्रॉपर्टी का एक तरह से पूरी तरह से मैं मालिक बन जाऊंगा और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, सब कुछ अच्छा चलेगा। बाकी इसी बीच अचानक अमितेश को भी एक दिन दिल का दौरा पड़ता है और उसकी गुनाहों की सजा उसे मिल जाती है। बाकी अब ना मेरी जिंदगी में अमितेश था और ना ही द्वेष कपूर था। अब मैंने ये सोच लिया कि मेरे परिवार को जो उजाड़ने वाला व्यक्ति मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मैं एक दिन उसके भी परिवार को ऐसे ही ठोकरें मिला के छोड़ूंगी। जब ये बात राघव बताता है तो अब सौरभ भागते हुए जाता है सुमित्रा देवी के पास और कहता है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, तुम मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, तो तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी? अब यहां से जो सौरभ है वो सुमित्रा के बारे में सारी जानकारी हासिल करने लगता है, जिससे कि पता चलता है कि उसके अंडरवर्ल्ड से बहुत बड़े जो है कि लिंक है और ये तमाम नंबर 2 के काम करती है। अब ये पुलिस को खबर देता है, पुलिस छापा देती है और सुमित्रा को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। और इधर जैसे ही सौरभ इस सुमित्रा देवी से आजाद होता है, आजाद क्या होता है, तलाक तो हुआ नहीं रहता, पर इसके अलावा वो अलग से एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है उससे शादी करता है, अपना घर बसाता है और अपने परिवार के साथ मेहनत करके एक जो है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। इसके बाद नौकरी करने लगता है, अपने परिवार का गुजर बसर करने लगता है, अपनी बहन की शादी करता है। अब वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। बाकी अगर जो वक्त की मानी जाए तो लालच में, फरेब में, धोखे में सुमित्रा देवी ने सौरभ को यूज किया और सौरभ का फायदा उठाया। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कि सुमित्रा देवी को फिर से जेल से छूटना चाहिए? सुमित्रा देवी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? एक 21 वर्षीय लड़के के साथ उन्होंने शादी की। और दूसरा कि सौरभ ने बिना सोचे समझे इस महिला से शादी करने के लिए राजी हो गया, तो क्या सौरभ की भी गलती है? और इसमें किस हद तक सौरभ के पिता की गलती है? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मैं अगली वीडियो लेके आप लोगों के बीच हाजिर होंगी। इससे पहले जाते जाते मुझे आप लोगों से कुछ कहना कि अगर जो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, अपनी सलाह देते हैं, अपनी राय देते हैं, तो अगर जो कोशिश करें कि अपने जिले, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे के साथ अपना नाम भी साझा किया करें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं और आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम ले सकूं, ताकि आप लोग हमारा सपोर्ट कहां से करते हैं, वीडियो कहां से देखते हैं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।